देखिए मैम, JSW एनर्जी में मैंने मतलब कि कल इंट्राडे के लिए उसको निकाला था कि जैसे कि उसका ना ओपन इंटरेस्ट 534 के रिवर्सल पे खड़ा था, ठीक है, जहां से हम बाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो मैडम जब मैंने आज सुबह उसको खोला ना, तो वहां पर मुझे हम्म रेजिस्टेंस मतलब कि वहां से सेलिंग के लिए दिखाया गया, ये जो हमारी चार लाइन है ना, मैजिकल लाइन, हम्म वहां पर। तो हम्म फिर मैडम हम्म, मैंने उसको बाई नहीं किया क्योंकि रेजिस्टेंस से तो बाई नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है। तो इंट्राडे के लिए मैम इसको किस तरीके से, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पर था ही और वॉल्यूम देखिए, भी वहां पर था, इसीलिए चलते हैं मैंने सुबह वाले वो डेटा आईडेडी पे। स्विंग से निकाला था। दिखा देती हूँ मैं आपको। JSW एनर्जी स्टॉक सुबह 9:15 का डेटा। 9:20 कर देते, सबमिट करके डेटा को प्ले कर देते हैं। अभी देखिए, यही आपने सुबह के टाइम पे देखा होगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे स्टैंड कर रहा था, प्राइस चल रहा था 531 हाँ, थर्टी 30 के टू आसपास रुपीज देखा के था मैम मैंने। आसपास। नाइन यस, थर्टी के आसपास, 9:30 9:40 के 9:30 के आसपास। आसपास। चलिए इसको थोड़ा सा और चलने देते हैं। अभी हो रहा है 9:22। डेटा को 1 मिनट की स्पीड पे चलने देते हैं ताकि जल्दी जल्दी डेटा प्ले हो जाए। देखते हैं। ये देखिए, इसको हाँ, स्टॉप यहाँ कर पर। दूंगी, स्टॉप करूंगी। 9:26 हो रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस हमको 540 पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी हमको 540 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अभी दूर है, जो कि 600 के आसपास है, लेकिन रेजिस्टेंस WTB है, कहाँ तक है? 540 तक। और ये रेजिस्टेंस कैसा है? OI का है। यहाँ पे OI स्ट्रांग है। अगर ये नीचे की तरफ प्रेशराइज करता है तो मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 524 रुपीज तक जाने की कैपेसिटी रखता है। अदरवाइज ये स्ट्रांग है तो यहाँ से एक रिवर्सल इसका बनता है। अब देखते हैं शिफ्टिंग कहाँ पे कितनी तेजी से हो रहा है। ये देखिए, ये परसेंटेज देखिए, 80 से सीधा कितना हो गया? 81 से सीधा 90%, 92%। और ये वॉल्यूम कैसा हो गया? नीचे की तरफ WTB। लेकिन एज पर डेफिनेशंस ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों को वीक टूवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा, तभी ये वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। फिलहाल 540 रुपीज स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, बेहतरीन एक रिवर्सल दिया है यस, 531 से 540 तक, सुबह वाला। यस, ये देखिए, यस। हाँ, ये हमारा बॉटम था और ये हमारा टॉप था। हाँ, टॉप लेकिन की मैंने वैल्यू वहां पर साइनिंग करनी थी। गड़बड़ी क्या हो गई। हम्म मैं बाइंग के लिए देख रहा था यहाँ पर हमारे यही इसी लेवल पे बाई 534 वाले। लेकिन ठीक फिर है। क्या हुआ कि जब वो म्यूजिकल लाइन में वहां पर वो सेलिंग के लिए देखा ना मैंने, हम्म मतलब कि पुट साइड की लाइन, तो फिर मैंने ना इंट्राडे के लिए बाइंग नहीं की। देखिए, वरना हुआ मैं क्या ना इस कि तरीके से ऑलरेडी वो एक करता हूँ रिवर्सल्स कि दे। जैसे कि आईडीडी स्विंग में हमारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो कि ओआई और हम्म वॉल्यूम पे खड़े होते हैं सुबह सुबह, तो मतलब हम्म। सुबह सुबह में एक डाइवर्स। हेलो सर, लगता है चले गए हैं। शायद नेटवर्क इशू रहा होगा। नेमी चंद सर से तब तक बात कर लेते हैं जब तक वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल करमवीर सर, हम CDSL देखेंगे। जी सर, बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, आरटी ब्रेज के बारे में पूछ रहे थे मैम। कौन सा स्टॉक सर? वो कहते हैं ना आरटी ब्रेज, आर्बिट्रेज सॉरी। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? उसमें एंट्री एग्जिट का पता नहीं चला, बाकी तो इसमें दिखता है, लिस्ट आती है जिसमें डिफरेंस दिखता है दोनों का। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज जो है वो फ्यूचर और स्पॉट प्राइस के डिफरेंस के बीच में हम ट्रेड करते हैं। एक को बाई करते हैं, एक को सेल करके, और दोनों को एक ही प्राइस पे जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब दोनों को बेच देते हैं सर। वो इक्वल कब होता है उसका मेरे को समझ में वो नहीं आपको आया। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जनरली ये मे बी कभी कभी मीड में हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सपायरी के नियर होते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। सबसे ज्यादा डिफरेंस इसका शुरुआत में ही मिलता है, एक्सपायरी के हाँ, जस्ट एक। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको स्टार्टिंग के टाइम पे मिलेगा सर। अच्छा, यही है इसमें। एक दूसरा है ये भी मैंने सुना है कि एक एक्सपायरी जनवरी की और एक एक्सपायरी फरवरी, इनमें भी कर सकते हैं क्या भाई सेल? हाँ, आर्बिट्रेज किया इसमें भी जा हो सकता सकता है? है लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। आर्बिट्रेज में फंड ज्यादा लगता है ना सर। रिटर्न्स हमारे पास फिक्स्ड है, फंड हमारे पास ज्यादा लग रहा है, तो बेस्ट है कि करंट मंथ में करिए, वहां पर रिस्क कम रहेगा सर। कर सकते हैं, वैसे कोई बुराई नहीं है। इसमें 1% के आसपास रिटर्न ही होता है।
हाँ, एफडी के आसपास तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफडी से थोड़ा सा ज्यादा आप रिटर्न मान सकते हैं, क्योंकि फंड ज्यादा लगता है। फ्यूचर में आप शॉर्ट सेल करेंगे या फ्यूचर में आप बाई कर रहे हैं, वहाँ कैश में आपको बाई करना होता है, फ्यूचर में आप शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं। हाँ तो हाँ कैश में मार्जिन ज्यादा लग जाता है, फ्यूचर में तो फिर भी 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन उतनी ही हाँ क्वांटिटी कैश में लेने के लिए तो 10-12 लाख 15 लाख रुपए का फंड लग जाता है हाँ हाँ सर, हाँ, वो तो मेरे इसलिए को समझ। फंड एक ज्यादा इसमें लगते हैं। अपनी ऐप में जब आरटीपीएस देखते हैं, उसमें फिन निफ्टी में 6% रिटर्न दिखाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में। उसका हाँ, तो वो कैसे आरटीपीएस पॉसिबल है बनेगा ना, फिर? वो पॉसिबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस अकॉर्डिंग ज्यादा लगता होगा। इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज में रिटर्न्स आपको दिखाया जा रहा होगा सर। हाँ तो पुराने उसमें वाले कैसे कैसे? वर्जन पे आप आर्बिट्रेज कर रहे होंगे ना? हाँ, तो नए वाले में तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिला। नहीं, नए वाले में अभी आया नहीं है सर। हाँ, अभी आया नहीं, इसीलिए उसी में पुराने वाले में करें 23 में। तो मिड कैप स्टार्टिंग के निफ्टी फेज में, में करिए, कोई बुराई नहीं है सर। इस मिड कैप निफ्टी में भी कैसे कर सकते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मिड कैप में पॉसिबल नहीं है ना, मिड कैप में कैसे करेंगे आप? मिड कैप का फ्यूचर आपको लेना पड़ेगा, कैश तो होता नहीं है मिड कैप में। फिर उसके अल्टरनेटिव आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, फिर वो आर्बिट्रेज नहीं, वो हेजिंग हो जाएगा सर। इंडेक्स में कैसे आप करेंगे उसको? हाँ, इसीलिए उसमें 6% दिखा रहा था। इंडेक्स में पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स में आप हेजिंग कर सकते हैं। इंडेक्स में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इंडेक्स में आप कैश में ट्रेडिंग नहीं होती है ना सर, इंडेक्स में। हाँ, इसको इंडेक्स में होने में। डायरेक्टली फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। लेकिन लिस्ट में आ रहा है वो मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी। अच्छा, मैं देखूंगी सर, मैंने देखा नहीं है। वैसे इंडेक्स में आर्बिट्रेज। पॉसिबल नहीं है आर्बिट्रेज। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा, तो ये मतलब एक्सपायरी के जस्ट दूसरे दिन ले सकते हैं, और बीच में जब भी मिले नजदीक उस समय तब काट भी दो। मिले तब आप उसको क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल। थैंक यू। है ना? ओके, चलिए। टाटा मोटर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट सीडीएसएल देखते हैं, आज बहुत गिरा है ना सीडीएसएल। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीडीएसएल गिरा क्या क्या है, वो भी हम बात करेंगे। सीडीएसएल को देख लेते हैं। सीडीएसएल बहुत टाइम तक, 3 दिन तक उसी के रेंज में आजू बाजू घूमता रहा। घूमने के बाद धर 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 नीचे आएगा, आएगा जशवंत सर, वो अपडेट भी आएगा आपके पास, जल्दी ही आएगा। चलिए, सीडीएसएल को देख लेते हैं। सीडीएसएल में बॉटम अभी भी 1400 रुपीज पे बना हुआ है, जो हम बॉटम मान के चल रहे थे कि 1400 रुपीज के आसपास मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो चुकी है कि मार्केट 1500 रुपीज से 1400 रुपीज पर आ चुका है। नियर क्लोजिंग है, सो मार्केट इसी के इर्द गिर्द क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे जाने के चांसेस एक यहाँ पे 73% दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाला परसेंटेज नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ सीडीएसएल की क्लोजिंग आपको 1400 के आसपास दिखाई देगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ का डेटा आने देते हैं सीडीएसएल में हर्षल सर। कुछ नया सिचुएशंस बनेगी तो फिर हम उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, 1900 रुपये कहाँ था, कहाँ 1400 रुपये 1300 रुपये के आसपास आ गए। सबसे ज्यादा आज के दिन में अगर चेंजेस हुआ है तो स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिले होंगे। ये हमारा बॉटम है, ये तो पहले से हमारा कैलकुलेटेड बॉटम था ना, अभी मार्केट यहीं कहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से फिर से एक पुशबैक करना चाहिए, नहीं किया तो फिर नीचे और भी लेवल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी वो क्या लेवल्स है उसके लिए हमको नेक्स्ट मंथ के डेटा के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही डेटा आएगा वैसे ही हम उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। देखते हैं, आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे जाइए सिंपली, एंड यहाँ पे निफ्टी सेक्टोरियल परफॉर्मेंस आप डालिए, देखिए यहाँ आ जाइए। ये चेंज इन परसेंटेज को चेंज कर देती हूँ। यहाँ देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 50 सबसे ज्यादा चेंजेस हुआ है। सबसे ज्यादा चेंजेस हुआ है 3.5% के आसपास, 3.5% से भी ज्यादा, 4% के आसपास। निफ्टी स्मॉल कैप भी है, मिड कैप में भी अप्रोक्सीमेटली 3.5% के आसपास हमको फॉल देखने के लिए मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा फॉल अभी जो मार्केट कहाँ से 24,000 25,000 रुपए से ट्रेवल करता हुआ 22,800 तक आया है ना, सबसे ज्यादा चेंजेस अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। जो कि बहुत ज्यादा फॉल्स देखिए ना, 2% 2.5%। पॉजिटिव की बात करें तो कोई है ही नहीं, 1.5% के आसपास।
सब ऑलमोस्ट सारे के सारे नेगेटिव है। इन पॉइंट्स में भी बहुत ज्यादा फॉल्स इनमें देखने के लिए मिला है, काफी बड़ा फॉल है। इंडेक्सेस में स्पेशली इंडेक्स में जाएंगे ना, और इंडेक्सेस के साथ साथ इशू ये है कि उनके मेजर स्टॉक्स भी बहुत बड़े फॉल्स हमको देखने के लिए मिले हैं। सुजलॉन आप देख लीजिए कहाँ चल रहा था, सुजलॉन कहाँ पे आ चुका है। है ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे चलते हैं हम। ये देखिए निफ्टी मिड कैप 50 में सबसे ज्यादा चेंजेस आज किस में हुआ है, ये देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8% का फॉल। ये हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी 6.5%, एफ एंड ओ में लिस्ट नहीं है। आइडिया 6% के आसपास, ओ एफ एस एस 5.5% के आसपास, इंडस टावर 5% के आसपास। इसको देखिए, परसिस्टेंस को देखिए 5.5% के आसपास, पॉली कैप 4.5% के आसपास। ये हुए मिड कैप 50 के स्टॉक्स। स्मॉल कैप 50 आपको दिखा देते हैं, ये देखिए नहीं है, एफ एंड ओ में नहीं है, मैंने नहीं देखा स्टॉक इसको। चलिए इसको देख लेते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए इसको देख लेते हैं। लॉरियल स्लैब बहुत ज्यादा गिरा है, 11.5% का। इसमें न्यूज भी था, इसमें सबसे ज्यादा इसलिए आई है क्योंकि इसका एक जो प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्ट करके किसी और कंपनी को दिया गया है। ये एलिजिबल नहीं थी उस प्रोजेक्ट के लिए, इस वजह से इसमें इन्वेस्टर्स की भारी सेलिंग हमको देखने के लिए मिली है। ये तो आई थिंक फ्राइडे के दिन इसका अपडेट आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ बस सिचुएशंस पैनिक कर रहा है, लेकिन कुछ न्यूज़ेस भी देख लीजिए आप, कुछ एफ आई आई डी आई एस की सेलिंग्स आप देख लीजिए, कुछ बजट का इम्पैक्ट देख लीजिए, अभी आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए। बहुत सारे चेंजेस हैं मार्केट में जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे हैं। पैनिक वाली सिचुएशंस हमको देखने के लिए मिल रही है। आप देखिए ना, सीडीएसएल 10% के आसपास फॉल दिया है आज। अभी ये देखिए पीईएल 9% के आसपास फॉल दिया है। जील देख लीजिए आप, 7% के आसपास फॉल दिया है। कैम्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइमिंग के बाद स्टॉक्स में हम स्टॉक्स में फॉल देखते हैं, 5% 10% का भी हमने फॉल देखा है, लेकिन ओके नो प्रॉब्लम देनिशर। लेकिन ये जो फॉल देख रहे हैं ना हम लोग, ये स्टॉक्स का ये बहुत ज्यादा फॉल है। मैं बता रही हूँ ना, आज आईटी सेक्टर में भी उतना ही अप एंड डाउन हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए आपको दिखाती हूँ निफ्टी आईटी, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले हैं आज। देखिए कोफोर्स 5% के आसपास, परसिस्टेंस 5% के आसपास, एलटीआईएम 5% के आसपास, एचसीएल टेक अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास, टेक महिंद्रा 4% के आसपास, विप्रो ऑल्सो 3.5% के आसपास, इन्फोसिस भी 2.5% के आसपास टूटा है, एम्फेसिस भी 2% 2.5% के आसपास टूटा है। एफएमजीसी को देख लेते हैं, जो डिफेंसिव स्टॉक्स की तरह काम करते हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए। वैसे तो अभी हमारे पास रिसेंटली कोई पोजीशंस है नहीं, क्योंकि लास्ट वीक में हम कोई ट्रेड करते नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसमें डिफेंसिव में भी और डिफेंसिव में। आप देखिए क्या ही बोला जाए। टाटा कंज्यूमर को देखिए 2% 2.5% के आसपास फॉल, यूबीएल को देखिए 2.5% के आसपास, कॉलपाल को देखिए 2% के आसपास फॉल। बहुत ज्यादा फॉल्स दे रखे हैं। रही बात चलने की एज अ डिफेंसिव, तो कोई चला नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रिटानिया जरूर चला है 2.5% के आसपास, बाकी और कुछ खास है नहीं। बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, सबसे ज्यादा आज छूटा है आईडीएफसी फर्स्ट, एयू बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक भी अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास चला है। तो ठीक ठीक आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक, ये देखिए 10 में से जो सिर्फ बैंक निफ्टी को संभाले हुए था आज, आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का नहीं बोल सकते, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत अच्छा पार्ट रखता है बैंक निफ्टी में। वैसे ये मेजर 10 के 10 स्टॉक्स हैं ही, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी उतना ज्यादा फॉल नहीं दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो वो देख सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आज ओवरऑल हमको कितना फॉल देखने के लिए मिला है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखिए,
सिर्फ 8 स्टॉक्स एडवांस में आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो भी एडवांस इतना कुछ खास होगा नहीं। HCL टेक 4.5% के आसपास ये फॉल, ये देखिए। जो चले हैं उन स्टॉक्स में देखिए, ब्रिटानिया जो हमने बात की 1.5% के आसपास, ICICI बैंक जो हमने बात की वो भी 1.5% के आसपास, 1-1.5% के आसपास, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ठीक ठीक चला है 1% के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, SBI ने 0.5% के आसपास सपोर्ट किया है, LT है, बजाज ऑटो ओके ओके है, मारुति ओके ओके। बस ये 4-5-7 स्टॉक्स हैं जो ठीक ठीक, जो डेली नॉर्मली मार्केट रेंज बाउंड भी होता है तब भी इतना ही परफॉर्मेंस करते हैं। गिरने वाले बहुत स्टॉक्स और बहुत तगड़े स्टॉक्स गिरे हैं। ठीक है, कोई नहीं, जितना स्टॉक्स आपको डाउन पे मिलेगा आप उसको एवरेज करते हुए चले जाइए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चले जाइए। ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। ये एक पैनिक सिचुएशंस नहीं है कि हम मार्केट से में पैनिक करें और मार्केट से निकल जाए, नहीं, ये एक ऐसा सिचुएशंस होता है जहां पे हम और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। हाँ, वो बोल सकते हैं जशवंत सिंह सर, FIIs हो गए, FDIs हो गए, ये कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं। जब तक ये थमेगा नहीं तब तक बहुत सारी चीजें हम एक फैक्टर के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते ना, कि सिर्फ ये लोग निकल रहे हैं तो मार्केट में उतना पैनिक प्रेशर्स क्रिएट हो रहा है, नहीं। एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक ठीक आ रहे हैं, लेकिन उतने खास भी नहीं है कि वो मार्केट को होल्ड करने की पावर रखे। और दूसरी चीज, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो ज्यादा वेटेज रख रहा है उसके अगर नेगेटिव रिजल्ट्स है तो वो वैसे ही उसको नीचे लेकर चला जा रहा है। उसके बाद फिर ट्रम्प सरकार का इम्पैक्ट भी हमको देखने के लिए मिल रहा है IT में, स्पेशली वो चीज हमको देखने के लिए मिली आज। इस बार IT ने भी बहुत गंदा परफॉर्म किया, स्पेशली आज के दिन। और बात कर ले हम मार्केट में, अभी बजट है ही, वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी भी है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लॉट साइज भी चेंजेस हो रहे हैं। अभी तो ठीक है, ये फ्यूचर में 25 का काम हो रहा था, लेकिन अब नेक्स्ट से 75 का काम होगा। तो वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक प्रेशर्स क्रिएट कर रही है, लेकिन ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम रहेगा फिर चला जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ स्टॉक्स की। हमको करना है क्या है, हमको सिर्फ स्टॉक्स ढूंढना है और 2-5 दिन टारगेट्स के लिए काम करना है और निकल जाना है, बस। ठीक है, चलिए। CDSL में अभी न्यू बाइंग नहीं है, स्पेशली अभी कोई स्टॉक्स में न्यू बाइंग नहीं है। आज 27 हो चुकी है, हमारी एक्सपायरी है 30 के आसपास ना, कब है एक्सपायरी? यस, 30 के आसपास एक्सपायरी है, और एक्सपायरी तक अभी हमको कोई ट्रेड्स नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे में IDD ब्लास्ट पे आप ट्रेड करिए। चलिए IDD ब्लास्ट पे हम रैंडम किसी भी स्टॉक को देख लेते हैं। हमारे सामने खुला है CDSL। चलिए, CDSL कहाँ से ओपन हुआ है? CDSL ओपन हुआ था नियर P1 के पास ओपन हुआ था। सो P1 और C1 इज नॉट ट्रेडेबल। C2 के आसपास मिला है, अब C2 के आसपास मिला है तो क्या स्टॉप लॉस दे दिया है? यहाँ पे देख सकते हैं 1377.35, ये उसी की बात कर रहे हैं जशवंत सर। 1377.35 is our entry level, 1387.30 our target and 1365.30 our stop loss। चलिए बात कर लेते हैं 1365.30 का लो लगाया है या नहीं। तो ये लो लगाया है 1363 का, और हमको चाहिए था 65.30 का, यानी कि ये यहाँ पे अगर आपने ये वाली कैंडल पे अगर एंट्री किया होगा तो स्टॉप लॉस आपका कट गया होगा, आप मार्केट से बाहर निकल गए होंगे। ठीक है, चलिए, फिर डबल एंट्री करने का मौका दिया है, लेकिन वो अलग पार्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे इस कैंडल पे अगर आपने एंट्री किया होगा तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस कट हुआ होगा। सिंपली पोजीशंस कट करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, यस। चलिए, ये तो हमने देखा ही नहीं। यस, बिल्कुल बुलिश रिस्क 6 है, सो ये वाला स्टॉप लॉस नहीं है, ये ट्रेड नहीं करेंगे, अनिल कुमार सर ने बता दिया। चलिए, हमको यहाँ पे बुलिश और बियरिश रिस्क देखना जरूरी है। और बात कर लेते हैं, क्योंकि पोजिशनल्स तो अभी स्टॉक्स है नहीं, इसलिए हम रैंडम स्टॉक्स पे चलते हैं और स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। अदानी सोल हमको दिखाई दे रहा है, सो अदानी सोल को हम देख लेते हैं, इसको कर देते हैं छोटा और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट नियर ओपन हुआ था P1 के, ये यहाँ से आया है, यहाँ पे आया है, अब P1 के आसपास ओपन हुआ है। अगर हम एंट्री यहाँ करने के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ पे? 935 के कैंडल पे, तो हमको ये चेक करना है इसका लो। अगर हम चेक करने जाएंगे तो लो दिखाई दे रहा है 763.75 का, और हमको जो लो चाहिए था 757.40 का, यानी कि
लो नहीं लगाया है, इट मीन्स कि C1 विल बी ट्रेडेबल, और यहाँ से हमने ट्रेड किया, टारगेट होना चाहिए 779.40 का। यहाँ पे देख लीजिए 780.65 यानी टारगेट डन। यस, 012 नीलेश कुमार सर, हम ट्रेड कर सकते हैं। C1 पे हमने ट्रेड किया एंड हमारा टारगेट आया, हमने प्रॉफिट बुक किया, निकल गए। अब अगेन हमको मार्केट मिला था कहाँ पे, C2 पे, लेकिन टाइम खत्म हो चुका था 2:50 पे। पर जिन्होंने ट्रेड लिया भी है इट्स ओके, बट वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कॉस्ट पे है, पोजीशंस को निकल जाना है। तो फर्स्ट हमारे पास 2 स्टॉक हमने देखे, CDSL में हमको कोई ट्रेड मिला नहीं। सेकंड वन इज अदानी सोल, जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है, इसने हमको टारगेट दे दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और स्टॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। अदानी सोल के बाद अदानी एंटरप्राइजेस दिखाई दे रहा है, ये भी रैंडम स्टॉक्स है। यहाँ पे डबल क्लिक करिए और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको समझाने की कोशिश करूं, ये देखिए ये ऑलमोस्ट P1 को हिट कर रहा है, बॉटम एंड टॉप दोनों को। सो C1 और P1 ट्रेड करेंगे नहीं, बुलिश रिस्क 0 है, बियरिश रिस्क 0, सॉरी बुलिश 1 है, बियरिश 0 है। सो हम ट्रेड करेंगे। P1 C1 का ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन C2 का एग्जैक्ट बढ़िया ट्रेड मिला है। इसको एक काम करते हैं, हम सिर्फ चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको समझना और आसान होगा। किसने बताया है जशवंत सर ऐसा आपको? कौन है ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोग? चलिए देखिए यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, बेहतरीन ट्रेड था, टारगेट डन। सो सेकेंड स्टॉक्स हमने बैक टेस्ट किया, साथ सेकेंड स्टॉक में हमारा आ चुका है टारगेट, जो कि हमको मिला था C2 पे ट्रेड। नेक्स्ट चल देते हैं, आप बताइए रैंडम कोई भी स्टॉक बताइए, हम रैंडम इसी लिस्ट में कोई स्टॉक ले लेंगे। अदानी सोल, अदानी इंटरप्राइजेस हमने देख लिया, अदानी पोर्ट को देख लेते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये एडजस्ट हो गया है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। स्टॉक ओपन हुआ है P1 और C1 के मिड में एंड फाइनली जाकर हमको ट्रेड मिलता है C1 पे, यानी कि यहाँ ये वाला ट्रेड हम करेंगे। अब ट्रेड करेंगे तो हमको देखना है क्या टारगेट गया है, क्या स्टॉप लॉस गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस विल बी 1060.3। क्या स्टॉक 1060 गया है? नेवर, यानी कि C1 पे ट्रेड मिला एंड बेहतरीन टारगेट डन। मार्केट उतना पैनिक सिचुएशंस में है, उतना ज्यादा फॉल दिए हैं, स्टॉक्स फॉल दिए हैं, लेकिन देखिए सुपर्ब मूव है ना। 3 स्टॉक्स हमने ढूंढे, तीनों के तीनों में टारगेट हमको मिला। चलिए कोई बात नहीं, और स्टॉक्स देख लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अंबुजा सीमेंट पे चलते हैं। चलिए अंबुजा सीमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। बुलिश 0, बेयरिश 0, यानी कि ट्रेड करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ था P1 के आसपास, सो ये वाला ट्रेड तो ट्रेडेबल है नहीं, क्योंकि ये यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो इसने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है। सो P1 और C1 हम ट्रेड करेंगे नहीं। देन C2 पे हमको ट्रेड मिला एंड बेहतरीन 1 कैंडल में ही टारगेट डन। सो चौथा स्टॉक मिला हमको, चौथे स्टॉक्स में भी टारगेट हमको मिला। फिर अगेन हमको C2 पे स्टॉक मिल रहा है, लेकिन हम ट्रेड करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम P2 से ट्रेड कर चुके हैं। चलिए और चलते हैं। अभी तक हम 5-6 स्टॉक्स देख चुके हैं। 6 स्टॉक्स में से एक स्टॉक पे हमको ट्रेड नहीं मिला था, बाकी के सारे स्टॉक्स में हमको ट्रेड मिला है एंड बेहतरीन हमको टारगेट्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ भी करने की जरूरत है क्या? क्या चार्ट देखने की क्या ऑप्शन चेन देखने की जरूरत है? क्या शिफ्टिंग्स देखने की जरूरत है? कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। सिंपली आना है, वैल्यूज का ऑर्डर लगाना है, वेट करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अंबुजा सीमेंट हमने देखा था, एंजल 1 को देख लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए एंजल 1 की आपके पास 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। 4 क्यों नहीं दिखाई दे रही? मुझे 3 ही दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? P2 इधर कब से आ गया? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये गलत होगा, मे बी रॉन्ग डेटा। चलिए कोई बात नहीं, इसको सही करवा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अपोलो हॉस्पिटल पे चल देते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का डेटा हमारे सामने आ चुका है। चलिए अब इस स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से ट्रेड्स मिले हैं, कहाँ से नहीं। बहुत आसान है, जिन लोगों को नहीं आता है वो भी इसको इजीली सीख सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। जूम करने के साथ अगर हम देखें तो ये स्टॉक के 915 वाली अगर कैंडल को आप देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं। 6725.50 और हाई है
6718.8 बहुत दूर है, यानी कि इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए ये भी नहीं करेंगे। अब हमको ट्रेड मिला है कहाँ पे? हमको ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे। बुलिश रिस्क 2 है, बियरिश रिस्क 0 है। क्या हम ये वाला ट्रेड करेंगे? स्टॉक हमको मिल रहा है P1 की रेंज पे यहाँ पे। क्या ये वाला ट्रेड हम करेंगे? बताएं आप लोग कमेंट्स में। अभी हमको मिल रहा है यहाँ पे ट्रेड, ये वाला ट्रेड। क्या हम ये वाला ट्रेड करेंगे? यस। चलिए ये हुआ हमारा एक और टारगेट डन। और देखते हैं, इसको इधर चलने की कोशिश करते हैं और कोई ट्रेड हमको मिला नहीं, तो हमको फिर एक और ट्रेड मिला एंड बेहतरीन हमको टारगेट मिला। चलिए और चलते हैं, और कोई रैंडम स्टॉक्स पे चल देते हैं। अपोलो हॉस्पिटल हमने देख लिया है। कोई तो स्टॉक मिलेगा जिसमें स्टॉप लॉस गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुंच चुके थे हम। अपोलो हॉस्पिटल, नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है अपोलो टायर। अपोलो टायर पे चल देते हैं, इसको कर देते हैं हम छोटा एंड नाउ। चलिए ये स्टॉक देख लीजिए, बुलिश रिस्क 0 है, 2 है एंड बेयरिश 0 है। सो ट्रेडेबल है, बिल्कुल ट्रेडेबल है। ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक हमको मिल रहा है 915 पे। कहाँ पे मिल रहा है? 421 रुपए का लो हाई लगाया है, 423 रुपया 35 पैसे पे एंट्री है। क्या यहाँ पे हमको एंट्री मिला? बिल्कुल हमको एंट्री नहीं मिला। हमको एंट्री मिलेगा किधर? हमको एंट्री मिलेगी इधर C1 की रेंज पे। बिल्कुल ये स्टॉक C1 की रेंज पे आया है एंड स्टॉप लॉस कितना है? 414 रुपीज से हमने ट्रेड लिया है एंड स्टॉप लॉस विल बी 408 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है। 5 रुपए की पॉइंट वैल्यू है। सो 408 रुपए के आसपास, ये इधर देखिए 407 रुपया 65 पैसे के आसपास ये लो लगाया है। हमारे स्टॉप लॉस से 60 पैसा और नीचे मार्केट गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट हुआ है एंड देन हम बिल्कुल मार्केट से निकल जाएंगे। अब कुछ लोग इस वैल्यूज को कंसीडर भी कर सकते हैं, कुछ लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। इस कैंडल का लो देखिए 414.80 और ये देखिए 414, यानी कि ऑलमोस्ट 80 पैसे का डिफरेंस है। सो हम इस ट्रेड को यहां से ही मान चुके होते हैं कि इसने अपना काम कर लिया है। लेकिन अगर आपको 80 पैसे को कंसीडर नहीं करना है तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड क्या होगा तो ये बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कट करेंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। इसके अलावा हमको इसमें और कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, बी स्ट्रिक्ट, रोबो जैसा ट्रेडिंग करिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है बस उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। चलिए कोई बात नहीं, इस स्टॉक को देख लेते हैं। ये स्टॉक हमको दिखाई दिया मीड में, बुलिश रिस्क हमको 2 दिखाई दे रही है, बियरिश रिस्क हमको 0 दिखाई दे रही है। सो बिल्कुल ट्रेड करेंगे। स्टॉक हमको मिला और फार्मा C1 की रेंज पे एग्जैक्ट एंड C1 के बाद ये हमको दिया स्टॉप लॉस इधर। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड किए होंगे तो इधर आपको मिला स्टॉप लॉस, सेकेंड ट्रेड आपको मिला इधर और इधर मिला आपको टारगेट एंड पोजीशन स्क्वायर ऑफ मार्केट से एग्जिट। अगर इसी के आज के दिन भी अगर आपने इस स्टॉक में ट्रेड किया होगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट में आप मार्केट में आज के दिन निकल गए होंगे। बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे, अभी तक हमको 2 स्टॉक्स ऐसे मिले हैं जिसमें एक में स्टॉप लॉस गया है पूरा पूरा और एक में नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि इस स्टॉक में हमको 2 ट्रेड्स मिले हैं। चलिए और देख लेते हैं औरो फार्मा के अलावा, और आगे चलते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए। अपोलो टायर है, अशोक लीलैंड है। चलिए अशोक लीलैंड पे चल देते हैं, छोटा सा स्टॉक है, अशोक लीलैंड पे आ जाते हैं। स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ है? स्टॉक ओपन हुआ है P1 के आसपास। अब P1 ये कैंडल ऊपर से आई है, नीचे जाके क्लोज की है, यानी कि एंट्री दी है। अब देखना हमको ये है कि टारगेट और स्टॉप लॉस दिया है या नहीं। स्टॉप लॉस या टारगेट की बात करें तो नीचे की वैल्यू है 199.20। चलिए देख लेते हैं। लो लगाया है 199.77, यानी कि 20 पैसे से रह चुका है। हाई को चेक कर लेते हैं, क्या हाई 201 रुपया 90 पैसे गया है? बिल्कुल नहीं, हाई लगाया है 201 रुपया 10 पैसे का, यानी कि ये ट्रेड बिल्कुल ट्रेडेबल है। यहाँ पे आपको मिला होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको ट्रेड किया होगा एंड दिस वन इज योर टारगेट। इधर हमको आके मिला होगा टारगेट, अगेन हमको C2 की रेंज में मिला एंड बेहतरीन रिवर्सल। ये देखिए इतनी पैनिक सिचुएशंस में भी मार्केट बराबर वैल्यूज को सपोर्ट कर रहा है, बेहतरीन ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं एंड ये इधर टारगेट डन।
है ना बेहतरीन। चलिए अभी तक हमने इतने सारे स्टॉक्स में देखा, इतने सारे स्टॉक्स में से 2 स्टॉप लॉस गए हैं, बाकी सब के सब स्टॉक्स में हमको अच्छे टारगेट्स मिले हैं। अभी और भी स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स पे भी हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था आईडीडी ब्लास्ट, अभी समझ में आ रहा है? अभी कोई ऐसा जिनको नहीं समझ में आ रहा हो? अभी कोई यहाँ पे ऐसा जिनको नहीं समझ में आ रहा हो? यस परमित प्रमित सिंह सर, हम रिस्क 2 को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर को कैसे डिसाइड करना है, हमारे पास 3 रेंज है, हम 3 रेंज तक ट्रेड कर लेते हैं, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये 3 रेंज है हमारे पास। अगर आपको स्टॉक्स 1 रेंज पे भी मिल रहा है और 2 पे भी मिल रहा है, 2 स्टॉक्स है आपके पास, एक में 1 रिस्क है, एक में 2 रिस्क वाले को देंगे क्योंकि ये कम रिस्की है कंपैरिजन टू 2। लेकिन हम 0, 1, 2 ये तीनों ट्रेड्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, विनीश बारवे सर को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं सर, आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपसे आगे पूछा जाएगा। कोई स्टॉक्स आप बोलेंगे और रैंडम उस स्टॉक्स को ओपन करके देखा जाएगा। ठीक है, और कोई जिनको नहीं समझ में आया हो अभी भी आईडीडी ब्लास्ट तो बता दीजिए। आप में से और कोई है? अच्छा रंजू सिंह सर को आ गया है। चलिए किरण सर हैं जिन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और किरण सर के साथ और कोई है? किरण सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, और अब किरण सर सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। किरण सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी अनम्यूट की। हेलो। जी सर बताएं। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार एक्चुअली सर। ये आईडीडी पिक्स में जो 4 लाइन है उसमें तो रेड लाइन पे आने के बाद में हम सेल करते हैं और ग्रीन पे आने के बाद में बाय करते हैं एज पर जो वैल्यू दिखाई देता है वहां पे, बराबर? आईडीडी पिक्स में 4 लाइन किधर से मिलती हैं सर? हेलो। नहीं नहीं, ये जो सामने 4 लाइन दिख रहे हैं ना अभी आईडीडी अच्छा ब्लास्ट पे। ये सामने, ठीक है, रेड पे आप सेल हाँ। करते हैं, ग्रीन पे आप खरीदते हैं, ठीक है। और जो जो रिस्क फैक्टर जो आपने बताया वहां पे रिस्क फैक्टर के अनुसार अगर जीरो रिस्क रहेगा तो। तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे, बिल्कुल। हाँ नहीं, उसमें अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्टॉक ऑप्शन इस बेस पे अगर स्टॉक ऑप्शन हम खरीदने जाते हैं तो उसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं टारगेट का? बहुत आसान है, देखिए प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। अभी आपके पास एक ट्रेड है ये सामने अशोक लीलैंड का, ठीक है। अशोक लीलैंड आपको ट्रेड करना है कहाँ हम्म। पे? यहाँ पे। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 200.44 आपको एंट्री करना है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आ जाइए और डैशबोर्ड पे चलते हैं, ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन पे चल देते हैं और अशोक लीलैंड पे आप चले जाइए। अशोक लीलैंड, ये देखिए अशोक लीलैंड पे हम आए। कितनी बजे एंट्री दिया है? ये एंट्री दिया था 9:45 के आसपास। तो हम 9:45 का डेटा लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि उस टाइम पे प्रीमियम क्या चल रहा होगा। ये अशोक लेलैंड का डेटा है, 9:40 पे हम लोग चल देते हैं। ठीक है, यही डेटा था, इसको मैंने कर दिया क्लोज। हमको एंट्री कहाँ से करनी है? ओके। हमको एंट्री करनी है 200.44। यहाँ से कौन सी एंट्री करनी है? रेड लाइन पे है, P1 पे है, तो हम यहाँ से बिकवाली वाला ट्रेड करेंगे, यानी कि पुट ऑप्शंस वाले ट्रेड्स हमको करने हैं, राइट। अब पुट ओके। ऑप्शन हमको लेना है तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्राइक प्राइसेस है जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। हम या तो 200 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 197.50 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 195 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अभी आपको पहले सबसे पहला काम होगा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शंस करना है कि आपको कौन सा पुट ऑप्शन लेना है। अभी बताइए इन स्ट्राइक प्राइस में से कौन सा पुट ऑप्शन आप लेना चाहते हैं? दूसरा वाला 197 वाला। 197.5। अभी वैल्यू कितनी चल रही है? 200.26, लेकिन हमको ट्रेड कहां से करना है? 200.44। जोन से स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है उसके सामने आपको रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रहा है, उस रिवर्सल वैल्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके। आप क्लिक करेंगे, अभी प्रीमियम कितनी चल रही है? ₹2.55। बट आपको यहाँ से तो खरीदना नहीं है, यहाँ से और 20 पैसा ऊपर खरीदना है। कहाँ से खरीदना है? ₹200.44 से। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही आपने कैलकुलेट किया प्रीमियम कितनी आई? ₹2.23, 223। यानी कि पहली बीट आपको लगानी है कहाँ पे? ₹2.23 पे। ओके। ठीक। अब हमारा टारगेट क्या होगा? यहाँ पे देखिए 200.44 है, टारगेट हमारा कितना है? 199.20। यहाँ पे सेम आप वैल्यू रखेंगे, एक ही रिवर्सल पे आपको कैलकुलेट करना है 199.20। इसको आपने रखा एंड कैलकुलेट कर दिया। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई? 3.42। 3.42। ये क्या होगा आपका?
ये आपका टारगेट हो सर गया। स्टॉप लॉस कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए, 201 रुपया 90 पैसा। यहाँ पे जाइए और 201 रुपया 90 पैसा रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कितना टारगेट स्टॉप लॉस हो गया आपका? 1.96 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हो गया, यानी पूरा ट्रेड तैयार हो गया। 2 रुपए 20 पैसे 23 पैसे से आपने ट्रेड लिया, 1.96 आपका स्टॉप लॉस हुआ, एंड टारगेट विल बी जो भी 3 रुपए के आसपास आ रहा होगा वो आपका टारगेट हुआ। ठीक, ओके, थैंक यू अब मैडम। जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस लेना होगा उसके सामने बस क्लिक करके वैल्यूज को रख के कैलकुलेट करना है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसा ही निफ्टी में भी कैलकुलेट होता है सर। ओके मैम, थैंक ठीक है, यू। ओके, चलिए। और कोई जिनमें अभी भी कोई डाउट हो, और कोई जिनमें अभी भी आईडीडी ब्लास्ट में, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें, आप में से कोई जिनको अभी भी डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ही पूछा जाएगा। कोई है? सभी को समझ आ गया? फ्यूचर में कैसे ट्रेड करेंगे? 915 के कैंडल को मानेंगे बिल्कुल रंजू सिंह सर, 915 के कैंडल को हम मानेंगे। 915 की कैंडल को पहले तो कैंडल की टेंडेंसी को समझना होगा कि बेसिकली वो कैंडल है कैसी। अगर वो रेड कैंडल है यानी कि ऊपर से ओपन हुई है, ओपन होते हुए नीचे की तरफ आकर क्लोज हुई है, ठीक है। अभी उस कैंडल को समझना कैसे होता है, बहुत आसान सा तरीका है, ये देखिए। अगर हम इसको बात करें ये वाले, कौन सी वाली कैंडल को, ये फर्स्ट वाली कैंडल को, ठीक है। इस कैंडल को देखिए, 915 के कैंडल को हम कैसे कंसीडर करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। ये ऑलरेडी हमारी वैल्यूज को हिट कर रही है, ठीक है। अब ये वैल्यूज को हिट कर रही है, अब हमको देखना है क्या कि इसने स्टॉप लॉस लगाया है या नहीं। 201 रुपए 90 पैसे का इस कैंडल पे क्लिक करिए और हम हाई चेक कर रहे हैं, तो कैंडल हाई लगाइए कितना, 202 रुपए का। कितना हाई लगाइए ये कैंडल, 202 रुपए का। यानी कि ये कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसने स्टॉप लॉस दे दिया है, 201 रुपए 90 पैसे का चाहिए था और 202 रुपए का हाई लगाइए। लेकिन एक्चुअल में ये कैंडल बनी कैसे है, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका ओपनिंग हुआ है और ये इधर ये जहां पे क्लोज हुई है ना, यहाँ पे इसका क्लोज हुआ है। तो एंट्री तो ये बीच में दी है ना, यहाँ से ओपन हुई है, हाई से ही एक्चुअली ये ओपन हुई थी। यानी कि जो इसका स्टॉप लॉस था ये यहीं पे स्टॉप लॉस से ओपन हुई है, बीच में एंट्री दी है, वापस से यहीं पे जाके क्लोज हुई है। तो क्या स्टॉप लॉस हुआ क्या? बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं हुआ। चलिए, अगर आपको ये कैंडल्स नहीं समझ में आती तो बहुत आसान तरीका है, इसको आप 1 मिनट का कर लीजिए। अब देखिए 1 मिनट का हमने किया और आगे इसको हम चेक करते हैं। अभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसा हमने बात किया था, ये कैंडल ओपन ऊपर से हुई है, एंट्री कहाँ पे दिया था इसने, एंट्री यहाँ पे दिया था। एंट्री होने के बाद ये नीचे गई है, तो क्या इसने स्टॉप लॉस काटा है? बिल्कुल इसने स्टॉप लॉस नहीं काटा है। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन ही यहाँ, मतलब एंट्री ही इसने यहाँ पे दिया था ना, भले ही ये ओपन यहाँ पे हुई हो, लेकिन एंट्री यहाँ पे दिया है। जब हमको सिर्फ स्टॉक्स में जो कैंडल्स हमको देखनी होती है ट्रेड लेने से पहले, उस कैंडल में सबसे पहला काम हमको देखना होता है कि उसने एंट्री दिया है या नहीं। अगर एंट्री नहीं दिया है तो टारगेट और स्टॉप लॉस देखने की जरूरत नहीं है। और अगर उसने एंट्री दे दिया है तो हमारे ट्रेड लेने से पहले उसने एंट्री दिया है तो उसने टारगेट दिया है या स्टॉप लॉस दिया है, ये हमारा सेकंड काम होता है। अब हमको ट्रेड कहाँ पे करना है, हमको ट्रेड करना है इधर जाकर, यहाँ पे जाकर हमको ट्रेड करना है। अब यहाँ जाकर हमको ट्रेड करना है तो इसके पहले ये जो बीच में ये चला है इतना, हमको ये देखना है कि उसने एंट्री दिया है या नहीं। तो बिल्कुल इसने यहाँ पे आकर एंट्री दिया है। अब एंट्री दिया है तो उसने स्टॉप लॉस दिया है या नहीं। तो स्टॉप लॉस देखने के लिए हमको क्या चेक करना होगा, लो चेक करना होगा। कितना स्टॉप लॉस चाहिए हमको, 199.20 का, और ये कैंडल का लो हमको दिखाई दे रहा है 199.44। इस कैंडल का हमको लो दिखाई दे रहा है 199.73 और 199.16, यानी कि फिर भी ये स्टॉक हमारा ट्रेडेबल है। ठीक है, क्लियर है? अभी क्लियर है? बस ऐसे ही हमको देखना होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? स्वाति मैम, ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क उन जीरोस और आईवीज को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। बिल्कुल जीरोस होते हैं तो वो रिस्क क्रिएट करता है। अगर वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ना स्टॉक्स में, मूवमेंट्स मिलने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं, रिवर्सल्स मिलने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर वॉल्यूम्स कम है तो रिवर्सल्स मिलने के चांसेस कम रहेंगे।
ठीक है, अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑलरेडी बैकएंड टीम काम कर रही है सर उस पे। वो आप ही लोगों के लिए है ना सर, तो हम लोग भी ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन ठीक है। हाँ, गुरुकुल की सीट्स ऑलमोस्ट बुक हो चुकी है। आज कितना जनवरी हो चुका है, फरवरी। प्रोग्राम है अप्रैल में, मिड अप्रैल में 14 15 के आसपास, 16 को मेन प्रोग्राम है। सो जितना जल्दी होगा आप बुक करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बहुत जल्दी सीट्स क्लोज हो जाएंगी, फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगा। यस, सेम एज इट इज जो लास्ट टाइम हुआ था अप्रैल में स्कूल में चंदौली में, इस बार भी वहीं पे होने वाला है। हाँ, 1-2 डाइवर्जन्स का वेट करेंगे स्वाति मैम इस केस में। स्टॉक्स के बेसिक के लिए यही बेसिक क्लासेस का टाइमिंग होता है। आप इवनिंग वाली सेम डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे जाकर 4 से 5 वाली क्लासेस को अगर आप देखेंगे सतपाल सर, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर मार्केट गिर रहा है, एसआईपी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। लेकिन एसआईपी का एक डीप सच ये है कि एसआईपी बढ़ते हुए मार्केट में रिटर्न्स तो देती ही है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स देती है। आप उस चीज को क्यों भूल जाते हैं? आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, आप किसी में भी एसआईपी कर रहे हैं XYZ, तो एसआईपी तो हर महीना जा रही है ना, तो वो आपका एवरेज होता चला जाएगा, और बढ़ते हुए मार्केट से ज्यादा बेटर आपको गिरते हुए मार्केट में एसआईपी रिटर्न्स देती है। तो उस चीज से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू एसआईपी करते रहिए, ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा तो खुश होना चाहिए, क्लोज क्यों करेंगे उस चीज को? ठीक है जशवंत सर, म्यूचुअल फंड्स हुआ, कोई भी हुआ, ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी वो लॉकिंग पीरियड के लिए है ना, तो भी तो आप उसको 3 साल 5 साल के लिए रखेंगे, वापस से मार्केट घूम फिर के आ ही जाना है। ठीक है, हाँ, किसी में भी आप कर सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है एसआईपी कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी कई तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होता है, स्पेशली अपने रिस्क को देखिए और फिर उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड्स के लिए तो सर के पास है ही, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दीपिका मैम का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड फिर उसके लिए तो सर है ही मैनेजर। सो वो सारी चीजें सर के हाथ में रहेगी, आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया फैसिलिटीज वहां पे ये है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स में अमाउंट फिक्स्ड होता है, 500 रुपीज, 1000 रुपया, 1500 रुपए, उतना आपको फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 2000 रुपया है। अगर आपको 5 पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स में भी उसको डाइवर्सिफाई करना है, 5 म्यूचुअल फंड्स में आप उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उस पर कर सकते हैं। ये बेनिफिट है सर के साथ, सर के यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कहाँ पर है ये म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे मिल जाएगा। वहां पर जाके आप अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको दीपिका मैम का कॉल आएगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर उनसे समझ सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, वो सारी चीजें। बिल्कुल डेली बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स की लिंक आती है जशवंत सर, आप व्हाट्सएप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, हाँ होता होगा। संजू सिंह सर, सॉरी सॉरी, नीलेश कुमार सर, उसका मुझे आइडिया नहीं है। एक बार आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा सर, वो आपको आइडिया दे देंगे। रंजू सिंह सर, सारे ब्रोकर ही बेस्ट है, किसी में भी आप अकाउंट रखिए, कोई इशू नहीं है। सभी ब्रोकर आप ऑलमोस्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज हो गई है। STT चार्जेस तो उनके हाथ में है नहीं, सो वो तो वैसे ही चला जाता है। रही बात ब्रोकरेज चार्जेस की, तो वही 20 रुपए बाइंग, 20 रुपए सेलिंग, हर किसी के पास वही लग रहा है। किसी किसी के पास इंट्राडे फ्री भी होगा तो भी है, लेकिन अभी मेन क्या है ना, अभी मेन है कि कौन सा हमारे लिए यूजर फ्रेंडली है, जिसको यूज करने में आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ज्यादा इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं, आप वो वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। बाकी सब सही है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। एंजल वन, जीरोधा बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, बहुत पुराने फर्म है ना ये तो। ठीक है, सो आइडेंटिटी ब्लास्ट से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स? नहीं है कोई डाउट्स, या है भी डाउट्स तो बताइए, अगर नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं।
फिर मिला जाएगा कल मेरी मॉर्निंग में भी क्लास है 12 बजे के आसपास, तो वहां पे हम स्टॉक्स को लाइव में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ लाइव में ही स्ट्रैटेजीज को और कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हो चुका है ये मंथ ऑलमोस्ट क्लोज, नया मंथ आने वाला है एंड अब तो लॉट साइज भी हो जाएगा मंथली 75। तो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ हम फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं? आईडीडी स्विंग को लेकर, ठीक है। तो आईडीडी स्विंग के जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम है, वो कल सुबह वाली 12 बजे हमारी क्लास होगी, तो उस टाइम पे क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो आपके आईडीडी स्विंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो हम सब बात करेंगे, क्योंकि अभी आईडीडी ब्लास्ट तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अभी भी नहीं क्लियर है तो ये वाली वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई बुराई नहीं है। आप ये सोचिए ना, सीडीएसएल का कॉम्पिटिटर कौन है? एनएसडीएल, और अभी तो वो लिस्ट है ही नहीं। क्या लगता है सीडीएसएल बंद होगा? फिर क्यों घबराना है? ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं रंजू सिंह सर, फिर कभी मिला जाएगा। जब आप आएंगे तब बताइएगा, उस टाइम पे देखा जाएगा सर, ठीक है। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम लोगों की क्लास होगी कल 12 बजे, सेम व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट आ जाएगा और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।